अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ हमेशा की तरह आपका मेरा मौजूद है डार्लिंग। बोकाटा कमाल की पतंग है ये 6 गिट्टी। ए भाई भाई ये स्टूडियोज़ है ना, तेरे हाथ में डोर है ना कोई पतंग है, ये पेचा किससे लड़ा रहे हो? और बाबे पतंगबाजी एक ऐसी चीज है जो 6 गिट्टी पतंग होती है ना, अगर 2 नंबर पे उड़ाई हो ना तो ऐसे हुंजा फेर देती है पूरे इलाके में। मगर जिस दिन से पतंगबाजी पे पाबंदी लगी है ना डार साहब, ये शौक बस ऐसे ही सादा लाची सपारी हो गया है। मैं तो बस चलते फिरते ऐसे एक आध अपना पेचा लगा लेता हूँ मुँह ज़बानी। बहुत अच्छा हुआ खूनी खेल पर पाबंदी लग गई। देखना, जब हम किसी खेल को मौत का खेल बना लेंगे तो पाबंदी तो लगनी चाहिए ना। ओ भाई, वैसे भी देखा जाए ना तो धाती डोर ने पतंगबाजी के इस खेल को बड़ा खूनी खेल बना दिया है। खूनी खेल? मगर डार साहब मैंने तो आज तक कभी ये धाती जो अपना डोर होती है ना कभी इस्तेमाल नहीं की। डार्लिंग, कोई भी नहीं करता था, लेकिन कुछ शरपसंद ऐसे थे जिन्होंने इस धाती डोर को एक रिवाज बना लिया और लोगों के गले कटने शुरू हो गए। अब तो अंदाज़ा नहीं कर सकता कि पैदल चलने वालों और मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए ये डोर जो है ये कातिल डोर बन गई। डार साहब मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि ये जो धाती डोर होती है इससे लोग क्यों पतंगे उड़ाने लग गए। ये देखे ना, गेम में 2 नंबरी नहीं होती, 2 नंबरी तो फिर 2 नंबरी है ना, और 2 नंबरी तो वैसे ही फॉल भी है ना प्ले में। तुम ठीक कह रहे हो डार्लिंग, मगर जब 2 नंबरी आम हो गई तो फिर इस खेल पर पाबंदी लगाना जरूरी था। डार्लिंग, बात देहाती डोर की नहीं थी, पतंग के लूटने और फिर छत पर से गिरने के वाकयात जो थे उससे लोग बड़े जख्मी हुए। वैसे डार साहब बहुत सारे लोगों ने, सियानों ने ये कहा है कि पतंगबाजी के लिए एक बड़ा सा मैदान होना चाहिए, कोई खुली सी ग्राउंड होनी चाहिए। ये तो ठीक है ना जी? नहीं डार्लिंग, मैं समझाता हूँ तुझे कि पतंग जो है वो ग्राउंड और खाली जगह पे उड़ाई तो जा सकती है, लेकिन हवा में जब पतंग कटेगी तो ग्राउंड में तो नहीं गिरेगी। जब वो ग्राउंड से बाहर जाएगी तो डोर तो उसके साथ लटक रही होगी ना। तो अब वो लटकती हुई डोर जब किसी के गले पे पड़ेगी तो तुझे अंदाज़ा नहीं कि क्या होगा। हो, इसका मतलब है भी खतरा तो है इस खेल में। ये जो ताती डोर है ना, ये खतरनाक चीज़ है। बिल्कुल, और हम सबको चाहिए कि ना सिर्फ इससे बचें बल्कि पतंग बनाता, उड़ाता और बेचता हुआ अगर आदमी कोई आपको मिल जाए तो फौरन करीबी थाने में जाके उसकी इत्तला करें। क्यों नहीं, क्यों नहीं डार साहब। ये जो लोग कहते हैं कि अभी मेरा मतलब है मोटरसाइकिल के ऊपर एक तार होनी चाहिए तो उससे कोई खतरा जो है कम हो जाता है, क्या ख्याल है आपका? हाँ, ये एहतियाती तदबीर ठीक है, लेकिन इससे भी बेहतर एक तरीका है कि हेलमेट के साथ कोई ऐसी चीज़ लटक रही हो या गले पे कोई ऐसा कपड़ा हो जो डोर जो है गले तक ना पहुंच सके। इससे तो और बेहतर यह है कि पतंगबाजी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ना डोर होगी, ना कोई खतरा होगा, ना ही कोई गर्दन कटेगी। यही तो हुकूमत का आर्डर है, लेकिन तुम्हारे जैसे शरारती और कानून शिकन बाजी नहीं आते। लिहाजा तय तो ये है कि पतंगबाजी पे पाबंदी होनी चाहिए और अपने तौर पर आदमी को एहतियात भी करनी चाहिए। वो डार साहब, सारी दुनिया में पतंगबाजी होती है, वहाँ क्यों नहीं किसी की गर्दन कटती? सवाल तो तेरा अच्छा है, लेकिन जहाँ भी पतंगबाजी होती है इस मुल्क के अलावा लोग नॉर्मल धागे से पतंग उड़ाते हैं, वहाँ पे पेचे का कोई ऐसा रवाज नहीं होता। तो हमारे यहाँ तुम तो जानते हो कि एक जंग का सा समा होता है कि पतंग काटनी है। उसके बाद जो हुल्लड़ और जो शोर शराबा और जो पटाखे, पता नहीं क्या क्या करते हैं पतंग काटने के बाद। और इसी वजह से हम लोगों ने बसंत जैसे उम्दा त्यौहार को ज़ाया कर दिया। डॉक्टर साहब, जितनी तरक्की हो गई है टेक्नोलॉजी में, तो कोई सेंसर ऐसा नहीं है जो बता दे ये धात की डोर से पतंग उड़ रही है? मेरे इल्म में तो नहीं, मगर एक सेंसर कितनी धाती डोरों की निशानदेही करेगा, कहाँ करेगा भाई। और देखा जाए ना तो हमारे यहाँ जो डोर आम तौर पे बनती है ना, उसकी धार जो होती है तलवार से ज़्यादा तेज़ होती है। तो डार्लिंग, तय ये पाया कि ये एक बड़ा कातिल खेल है और इसके खात्मे से लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब। मैं तो ये चाहता हूँ कि अवामुन नास जो है ना, वो आपकी सारी गुफ्तगू सुन के ना तो इस काम से परहेज़ करें। वैसे डॉक्टर साहब, ये जो पतंगबाजी इन्होंने मना कर दिया हुकूमत ने, बड़ी अच्छी बात है।
तो इसकी सजा भी कोई रखी है? बिल्कुल डार्लिंग, पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2001 के तहत पतंगबाजी पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना है। लो प्यारे लोगों, पतंगबाजी से परहेज करो, कैद से भी बचो, जुर्माने से भी, और इससे ये होगा कि अपनी और दूसरों की ज़िंदगी महफूज हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें सिर्फ 5-7 मिनट, तो हदायतनामा पतंगबाजी पेश करूं जुगनी में? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, तेरी जुगनी इतनी मकबूल है, लोग शौक से सुनेंगे। लो जी, फिर पेशे खिदमत है एंटी काइट जुगनी। आओ भाई, डांसो। ਵੇਖੇ ਆਲ ਵਰਲਡ ਸਰਕਾਰ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨल्स पे यार एक डार्लिंग और एक डार करते हैं पाकिस्तान से प्यार। ओ साईं मेरे आ जुगनी कहंदी ए जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी ए सब गल्लां सच्चियां कहंदी ए बस अल्लाह अल्लाह कहंदी ए। सुन लो की गरीब की नवा पतंगबाजी ए कम खराब लखां जाना इन्ने नहीं हाले भी समझे नहीं जनाब। ओ फिर मेरे आ जुगनी कहंदी ए जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी ए सब गल्लां सच्चियां कहंदी ए बस अल्लाह अल्लाह कहंदी ए। ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸਭ ਕਾਜ਼ੀ। ਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਸਾਰੇ ਸੱਜਣੋ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਜੜੋਂ ਮੁਕਾਓ ਐਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਆਸਾਨ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ख़वातीनो हज़रात, वक्फ़ा हुआ चाहता है, मिलते हैं वक्फ़े के बाद। ख़वातीनो हज़रात, आइए देखते हैं कि डार्लिंग आज अपने मेहमान के साथ क्या बातें कर रहा है। नाजरीन, आज मेरे यहाँ जो फनकार हैं बड़े होनहार, बड़े यानी ताकतवर अपने काम में माशाल्लाह, और मुझे इसलिए ये अच्छे लग रहे हैं कि मैं भी इनकी उम्र में पाकिस्तान टेलीविज़न पे आया था, तो अल्लाह ने तो यानी उस उम्र से लेके आज तक मुझे बड़ी कामयाबियाँ दी, अल्लाह इनको भी कामयाब करे इसी तरह। तो आइए बात करते हैं ताबिश ताफ़ो से। ताबिश जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे शो में तशरीफ़ ले आए। बहुत शुक्रिया डार्लिंग, आपका शुक्रिया बहुत ज़्यादा। यार मुझे यूं लग रहा है जैसे मेरा मतलब है मैं आके वहाँ बैठा हूँ और यहाँ मुझे कोई और आदमी इंटरव्यू कर रहा है। ये बताएं कि आपने ये काम जो आप गाते हो, तो ये क्यों शुरू किया आपने? बस मेरे नाना अबू जो हैं गुलाम अली खान साहब, उनको देखकर, उनसे इंस्पायर होकर, अपने घर से इंस्पायर होकर तो मुझे शौक़ पड़ा, तो मैंने कोशिश की कि लोगों की खिदमत की जाए जैसे उन्होंने किया। यानी आपके नाना गुलाम अली, जी माशाल्लाह, गुलाम अली तो यानी आलमी शोहरत याफ्ता गज़ल गो हैं, और वैसे भी बड़े कम गो हैं, बड़ा उम्दा आर्टिस्ट हैं गुलाम अली। और फिर आपके दादा जो हैं ताफ़ो, वो भी तबले के ऐसे असातिज़ा में शुमार होते हैं, तो आपने तबला नहीं सीखा और आपने गाना शुरू कर दिया, ये क्या चक्कर है भाई? तो तारिक ताफ़ो आपके वालिद हैं?
जी जी तारिक भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते रहे, अब तो उन्होंने स्टूडियोज़ बनाए हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं। तो आपने तबला क्यों नहीं सीखा भाई? डार्लिंग असल में मुझे दादा ने इसके हिसाब से जो दौर चल रहा है उसके हिसाब से मुझे ट्रेन किया है कि आगे जाके गिटार होंगी, ये पियानो होगा, तो उसको हाथ डालना चाहिए कि जो कि डिमांड होगी लोगों की। मगर आपके दादा जो हैं, अल्लाह उनको सेहतमंद जिंदगी दे, मैंने उनके इतने मैदान देखे हुए हैं कि किसी को इतने नसीब नहीं हुए मैदान जैसे आपके दादा जो ताफो हैं, उन्होंने मैदान मारे। बड़े बड़े मुल्क के नामवर लोग आते थे, उनके साथ नगमा छेड़ते थे, मगर ताफो एक बहुत जंगजू तबले वाले थे, और अब भी वैसे ही हैं। अब तो माशाल्लाह मेरी उम्र के हैं, मगर यह है कि अभी तक उनके हाथों में वही ताकत है। बेशक। तो नाना आपके भी, मेरा मतलब है, वो भी हमसे बड़े हैं, तो वो भी कमाल का गाते हैं। तो गाने में सबसे ज़्यादा पसंद क्या है आपको? गाने में सबसे ज़्यादा पसंद रियाज। अच्छा, रियाज करते हो आप? जी जी। कितनी देर करते हो दिन में? दिन में हो जाता है कोई घंटा। अच्छा, हाँ, तो सिखाता कौन है? नाना सिखाते हैं गुलाम अली या दादा सिखाते हैं ताफो? मैं अपने दोनों दादाजी का और नाना जी का शागिर्द हूँ प्रॉपर। हाँ जी, तो कभी कभी उनके पास चले जाता हूँ, कभी कभी नाना जी के पास चले जाता हूँ। अच्छा, तो आपके जो पापा हैं अपना तारिक ताफो, वो भी माशाल्लाह गाते हैं, और यानी ढेर सारा गाते हैं। अब तो उन्होंने स्टूडियो बना लिया। आप गाते हो तो इसके अलावा क्या करते हो? पढ़ते हो कहीं? जी जी, मैं जैसे डार साहब जीसी के हैं, तो मैं भी, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं भी जीसी का हूँ। अरे अच्छा अच्छा, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ते जी हो? जी जी जी। हाँ माशाल्लाह। तो भाई मुझे तो डार साहब ने बताया है कि जो टावर की छांव में बैठता है ना, उसको अल्लाह मियाँ बहुत पाग लगाते हैं। बिल्कुल। तो आप कौन सी क्लास में हो? मेरा अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है बीए साइकोलॉजी का। हाँ अच्छा, तो आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो? जी जी। वाह भाई वाह, ये भी कमाल का सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ जी। साइकोलॉजी अपना, मैं एक ड्रामे में यानी पार्ट कर रहा था, तो मैं इसको साइकोलॉजी नहीं कहता था, मैं साइकोलॉजी कॉलेज कहता था क्योंकि उसमें किरदार मेरा ऐसा था। तो आप बीएससी साइकोलॉजी कर रहे हैं जी। तो इसके बाद क्या करना है? इसके बाद एमएस। हाँ अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो इसी तरह साथ साथ आप रियाज करके गाने में भी तरक्की करते रहे हो। हाँ जी। मगर मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपका पहला इंटरव्यू और पहली यानी अपीयरेंस है पाकिस्तान टेलीविजन पे। हाँ जी। पहले आप आते हो कि कभी, या आए हो कभी, देखा कभी? बिल्कुल, मैं बहुत छोटा था तो अपने बाबा के साथ आता था यहाँ पे पीटीवी पे। अच्छा। और देखता था कि जितने भी हमारे नामवर हैं और जो इनर पीटीवी है, तो बहुत अच्छा लगता था। यही दुआ थी कि चले एक दिन मैं भी खुद आऊँगा, और वो दिन आया आज। नहीं, दिन तो अल्लाह ने आज शुरू कर दिया। अल्लाह ताला खैर बरकत का हो आपके लिए ये दिन। और फिर आप तो जैसे कह रहे हो कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज तो वैसे भी यानी इस मुल्क में बहुत अच्छा कॉलेज है, और बड़ी अच्छी बात। तो आप क्या म्यूजिशियंस के साथ ज़्यादा गाते हो, साजिंदों के साथ, या वैसे भी कभी गा लेते हो? वैसे भी गा लेते हैं। अच्छा। जाहिर है। तो नाजरीन को ज़रा बताओ तो सही, क्या आपकी आवाज़ माशाल्लाह, मेरा ख्याल है कि आप बहुत अच्छा गाते होगे, क्योंकि इल्म आपके घर में है, ननियाल में भी, ददयाल में भी। तो ज़रा कोई गज़ल गाना पसंद करते हो, या गीत गाते हो, या टप्पा, या काफ़ी, या क्लासिक, कौन सी यानी आपको ज़्यादा आइटम अच्छी लगती है? ज़्यादातर तो गीत और गज़ल। और आज मेरा दिल है आपको कोई गज़ल अच्छा, सुनाई जाए। हाँ ज़रा सुनाएं यार, नाजरीन भी बड़े खुश होंगे आपको सुन के। ठीक है। रातों को रातों को रातों को उठ उठ कर ख्वाबों का तस्वर करती थी वो, कैसी पागल लड़की थी वो, कैसी पागल लड़की थी। माशाल्लाह। तो ये क्या, ये गुलाम अली ने गाई है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ गज़ल जी, गुलाम अली उनकी ने गाई गज़ल। है। हाँ, तो आपने कभी सुनाया उनको, अपने नाना को गज़ल? नहीं, वैसे तो उनके सामने शर्म आती है, ज़्यादातर लाइव नहीं सुनाया। अच्छा, हाँ जी। तो वो नहीं सुनते, सुनेंगे तो बहुत प्यार करेंगे हाँ आपको। जी, किस कदर, मेरा मतलब है, अच्छा आप गाते हो तो वो क्यों नहीं कहेंगे आपको। ज़रा ये बताइए कि जो आपके क्लास फेलो हैं वो आपको सुनते हैं, या कॉलेज के फंक्शन या कॉलेज की कोई ऐसी तकरीब
में आप गाते हो? जी जी बिल्कुल, मेरा जो एडमिशन है वो भी नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी, जो नैम सरदार साहब जानते हैं, तो उनकी वजह से है। जो फरानी साहब थे तो वो ज़्यादा जानते हैं इस चीज़ को, फिर परफॉर्म जितना होते हैं इवेंट उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। तो वो म्यूज़िक सोसाइटी जो है वो एक ऐसा यानी दरवाज़ा है दाखिले का उस कॉलेज में। जी, तो कौन से फंक्शन होते हैं आपके यहाँ? यहाँ पे ज़्यादातर जितने एनुअल फंक्शंस हो गए सेमेस्टर के, और वैसे बैरूनी फंक्शंस भी होते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो यूनिवर्सिटी में भी जाते हो आप? जी जी जी। अच्छा, तो कभी आपने यानी अपनी मर्ज़ी से फंक्शन किया या वो लोग बुलाते हैं आपको, या खुद ही चले जाते हो? नहीं नहीं, वो बुलाते हैं। अच्छा, जी कोई खिदमत करते हैं आपको फंक्शन में जब जाते हो आप? हाँ जी, बड़ा अच्छा वो शाबाशी देते। अच्छा, शाबाशी देते हैं। अभी कुछ नहीं देते, सिर्फ शाबाशी देते हैं। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह मेहरबानी फरमाएंगे, आपको बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। रेडियो पे अभी नहीं गए आप? नहीं नहीं, कोशिश करें रेडियो पे भी गाएं आप, क्योंकि रेडियो को भी बड़ी ज़रूरत है अच्छी आवाज़ों की, और बाइल्म लोग जो हैं वो रेडियो पे जाएं तो रेडियो को पसंद है। तो टेलीविज़न पे भी यानी हमारे मौसीकी के प्रोग्राम भी होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ भी आप यानी आजकल तो छुट्टियाँ हैं कॉलेज में, आप या जाते हो आप? नहीं नहीं, जा रहा हूँ। जा रहे हैं आप? तो आप इधर रेडियो के बाद टेलीविज़न पे आएँ, आप गाएं, बड़ा अच्छा है। ताबिश ज़रा ये फरमाइए कि आप यानी कोई साज़ भी बजा लेते हो? जी जी, मैं बेसिकल साज से शुरू किया था। मुझे मेरे दादा ने पियानिस्ट बनाया था, अच्छा, तो मैं 6 साल का था तब से पियानो बजा रहा हूँ। तो ज़्यादातर वैसे आसान म्यूज़िक लगता है, म्यूजिशियन होना आसान लगता है, गाना मुश्किल ज़रा लगता है उससे। अच्छा। तो क्या यानी पियानो फिर आपने नहीं बजाया बाद में, या अभी तक हो नहीं प्रैक्टिस? नहीं, अभी तक प्रैक्टिस में ही है। फिर स्टूडियो अपना रन कर रहा हूँ माशाल्लाह, तो रिकॉर्डिस्ट भी हूँ, म्यूज़िक अरेंज भी करता हूँ। अच्छा, अरेंज भी करते हैं आप? जी जी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपको यानी पियानो ज़्यादा आसान लगता है। हाँ जी। तो आप क्या सोच रहे हो कि मुस्तकबिल में आप कंपोज़र बनना पसंद करोगे जैसे आपके दादा हैं, या जैसे आपके पापा हैं, या आप गाओगे अपने नाना की तरह? मैं असल में, मेरे पापा तो चाहते हैं कि मैं एक्टर बनूं, अच्छा, और साथ जैसे हमारे नामवर गुलूकार भी हैं, अली ज़फ़र हो गए, तो ऐसे कि उनको बस एक उनकी ख्वाहिश है कि मैं भी टीवी पर आऊँ, अपना गाना खुद बनाऊँ और खुद गाऊँ और खुद परफॉर्म करूँ, अच्छा। एक्टर। तो आप यानी अदाकारी भी करना चाहते हैं और गुलूकारी भी? हाँ जी। चलो, अल्लाह आपको हिम्मत दे, क्योंकि दोनों काम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और अच्छे भी हैं। तो वैसे दादा आपके नहीं कहते कि कंपोज भी किया करो आप यार, ताकि मैं भी कंपोज़र हूँ तो आगे मेरा पोता भी कंपोज़र हो? जी बिल्कुल, वो करते हैं ऐसे, और मैंने अपने 4-5 खुद के गाने बनाए हैं। अच्छा, जो लिखे भी मैंने खुद ही हैं। हाँ, जी। खुद ही तर्ज बना लेते हो आप? हाँ जी। कैसे बनाते हो, यानी कंप्यूटर पे या ज़हनी तौर पे? नहीं, ज़हनी तौर पे। अच्छा, तो कंप्यूटर पे नहीं आप बनाते कंपोजिशन? वो जब बन जाती है तो फिर उसको कंप्यूटर पे म्यूज़िक करते हैं। अच्छा, तो कितनी देर लगती है आपको एक गज़ल कंपोज करने में? ज़्यादा दिल लग जाए तो देर लग जाती है। अच्छा, दिल लग जाए देर लग गई। हाँ जी। वाह वाह वाह, तो इसका मतलब दिल नहीं लगना चाहिए। अच्छा, तो ताबिश ज़रा जो आपने खुद कंपोज किया है कोई अपना ऐसा गाना, वो तो नाजरीन को सुनाओ। मैं बिल्कुल सुनाता हूँ अपनी एक पंजाबी, जो कि 6 स्टाइल में मैंने बनाई है। हाँ। तो आई होप जितने भी मेरे देखने वाले हैं तो उनको पसंद आएगी। बाकी डार्लिंग आपकी दुआएं चाहिए। ਉਹਦਾ ਸੁਰਮਾ ਲੱਗੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਏ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਉਹ ਜਹਾਨ ਬਣਿਆ ਏ ਉਹਦਾ ਸੁਰਮਾ ਲੱਗੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਏ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਉਹ ਜਹਾਨ ਬਣਿਆ ਏ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਸੜਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਲੇਖ ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਏ ਮੇਰੇ ਨਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਸ਼ਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
दिसदा ए नजरां नूं जो नाम तेरा ए कहंदे ने सारे लोकी हालत में मजनू बनाई तेरे ही प्यार बनू कीता ए शुदा रब दे बूहे बारी बैठे तैनू बस लेना लैके तकदा मेरा वो पल दी जिस दिन तू मैनू कहना इश्क किताबां लिखियां मैं तेरे नां ते जानियां हौली हौली सांवां दे विच हसिया तू ए हानियां वक्फा किए देते हैं नाजरीन। ताबिश ताफो हमारे साथ मौजूद हैं। वक्फे के बाद इनसे एक और गाना सुनते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। तो ताबिश ये ज़रा बताइए कि गाने में आपको यानी ज़्यादा पसंद कौन सा ऐसा गाने वाला है? जी, वैसे तो अगर कव्वाली की बात करें तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, जी, तो जी। नुसरत ने तो यानी गीत भी गाए हैं, हाँ जी, सिर्फ कव्वाली नहीं गाई, जी जी, तो गीत भी गाते हैं। तो उनका कोई ऐसा आइटम याद है आपको? बिल्कुल। मैंने बल्कि उनको एक नया टच दे के नई जो कहते हैं अनप्लग वर्जन दे के तो मैंने एक किया है उनका, तो मैं आपको सुनाता हूँ अपने यार ये viewers को भी। नाजरीन को सुनाओ। ऊपर खुदा आसमानी जहाँ सब है मगर हाय तुझे ढूंढे मेरी नजर तू आया आई खबर जानिया आरिया जानिया आरिया तू भी सिख दी दुख सुख बोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा बोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा बोलना सब छट जाना है तू मनो छोड़ना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना ओ बिन तेरे सावन आया झूले पड़े झूले हम झूल न पाए तूने हमें कभी याद किया ना हम तुम्हें भूल न पाए है तेरा इंतजार तू मिले कब मर के भी बस तेरा हाथ नहीं हूँ छोड़ना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा बोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना सब छट जाना है तुम
वेलकम बैक नाजरीन। याद माजी में डार्लिंग से पूछते हैं कि इसकी गर्मियां कैसे गुजरती थी। डार्लिंग ज़रा ये बताओ कि जब तुम छोटे थे तो गर्मियां ऐसे ही होती थी जैसे आजकल हैं? और डॉक्टर साहब क्या बताऊं, जब मैं एक दिन छोटा होता था ना तो गर्मी ऐसे ही पड़ती थी। और यूं ही गर्मी शुरू होती थी ना, हमारे घर में भैंस भी थी, गाय भी थी। मैं भैंस वाला जो टप होता था उसमें पानी डाल के ना तो अपना गीला खेस करके ऊपर बस पंखा जो है ना वो चलाता था ऐसे ऐसे करके। बड़ा टाइम निकल जाता था, मगर इतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी आजकल है ना, कुछ ना पूछे। उस वक्त तो ना इतनी कारें होती थी, ना इतनी मेरे मतलब बिल्डिंगें होती थी। अब आज तो मेरा मतलब है भाई इधर हमारे इर्दो गिर्द देखे ना आपने तो सरिये और सीमेंट और ईंटें और बजरी और रोड़े, दरख्त तो कोई है ही नहीं है। और उधर तो हर घर में एक आध दरख्त होता था, किसी घर में पीपल होता था, किसी घर में बोर्ड होता था, किसी घर में नीम होती थी, किसी घर में तरेग होती थी, किसी घर में शतूत होता था, और कई घरों में तो जामनू लगे होते थे। और हम क्या करते थे, हम पूरी गली के लड़के जो है ना बच्चे, वो जामनू के दरख्त को ऐसे मार के ना डंडे, तो नीचे जब जामनू गिरते थे तो जामनू खाते थे। गर्मियों में बड़ा मज़ा आता था। शतूत बहुत खाते थे हम, मगर बेर नहीं खाते थे। बेर ज़रा बेरी पे ज़रा कांटे होते हैं बहुत ज़्यादा। डार्लिंग ज़रा ये बताओ कि स्कूल में जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी, स्कूल जाते थे तुम, तो कैसी गुजरती थी छुट्टियां? छुट्टियां बस ऐसे ही मनाते थे। मेरा मतलब है रात को सो जाते थे, सुबह अल्लाह उठा देता था, बस हमने मना ली एक छुट्टी। मगर आम तौर पर ये होता था कि हम कभी अपने चाचा जी के यहाँ जाते थे गांव में। तो गांव में ये था, उन्होंने क्या किया हुआ है डॉक्टर साहब, ईंटों के साथ ऐसे खाने बनाए हुए थे, खाने बने हुए थे। और वो खाने मेरा मतलब है उधर ऊपर एक ईंट से पानी निकलता था, दूसरी ईंट पे गिरता था, और ऊपर उन्होंने पाइप लगाए हुए थे। वो जब हवा चलती थी ना तो लगता था जैसे चश्मा है और इतनी ठंड है। और ऐसे करके चारपाइयाँ बिछी होती थी और बड़े बड़े दरख्त होते थे, ऊपर छाँव होती थी। मैं आपको बता नहीं सकता, हम जाते थे 2-3 दिन के लिए, मगर वहाँ पे 10-10, 15-15 दिन रहते थे वहाँ पे। बड़ा मज़ा आता था। और फिर पता क्या, मैं बता नहीं सकता कि क्या ज़िंदगी थी गांव की। साफ़ सुथरी हवा, ना कोई मेरा मतलब है वहाँ पे कोई धुआं था, ना कोई मेरा, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती थी। ये जो चक्की चलती है ना, ये जो आटा पीसती है, वो कभी कभी आवाज़ देती थी, पुक 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 पुक, इस तरह की आवाज़ आती थी। आमतौर पे बहुत सन्नाटे थे। सुबह सुबह अपना वो बोलते थे अपना जानवर, चिड़ियाँ, तोते, और हुदहुद बहुत होता था उधर। और कई दफ़े तो हम पहाड़ पे चले जाते थे, और पहाड़ पे तो आपको क्या मैं बताऊं, खुद ही मैं पकौड़े निकालता था। पकौड़े खाने, खुद ही निकालने, खुद ही खाने। और लोग देखते थे, जो अमीर लोग थे वो तो मेरा मतलब उनके अपने घर हैं। तो हमारा भी ये अल्लाह का फजल है, मेरे एक चाचा जी थे, उनका भी उधर एक था छोटा सा घर। तो ये है, मगर उसकी छत पे नहीं सोते थे हम, क्योंकि ठंड बहुत होती थी। हम अंदर करके बरामदे में सो जाते थे। वहाँ भी 10-10, 15-15 दिन रहते थे। छुट्टियाँ ऐसे ही गुजर जाती। छुट्टियाँ क्या होती हैं, 1 मिनट में ही अपना 2 महीने पूरे हो जाते थे। तो आजकल गर्मियां कैसी गुजर रही हैं? आजकल गर्मी क्या, आजकल तो बस ऐसे ही आदमी एक दूसरे पे गर्मी खाता है, और कोई ऐसी बात सुन ले तो उसको गर्मी चढ़ जाती है। ये गर्मी इसलिए है कि डॉक्टर साहब इधर देखे ना, इतनी मोटर सड़क पे आप कभी निकल के देखो, आजकल पिकअप चलती है, रिक्शा चलता है, चिंची चलता है, ट्रक चलता है, अपना फ्लैंको चलती है, और अपना ये टैक्सी जो होती हैं वो चलती हैं, और इतनी गाड़ियां हैं मैं आपको बता नहीं सकता। उनका सारा डीजल, सारा उनका पेट्रोल, सारा उनका धुआं, सारा जो है वो गर्मी जो है ना ऐसे करके निकलती है ज़मीन के अंदर से, ऐसे करके लगता है आदमी पट्ठे में बैठा हुआ है। बहुत गर्मी है। ओए होए होए। कभी नहर पे भी गए थे? नहर पे मैं हम 1-2 दफ़े गए थे, मगर ये है कि मुझे नहर पे इतना अच्छा नहीं लगा। तो वैसे ही मेरा मतलब है बहुत रश होता है नहर के ऊपर, बड़े लोग मल्लों के मल्ले आते हैं वहाँ पे, जत्थों के जत्थे आते हैं नहर पे, और इतना रश होता है। और फिर पानी भी अजीब सा होता है, उधर ही भैंस नहा रही है, उधर ही गाय नहा रही है, उधर ही लोगों ने ऊँट डाले हुए हैं, उसमें बकरे नहा रहे हैं, और अजीब किस्म की नहर का उन्होंने हाल किया। कई आदमी तो डॉक्टर साहब वहाँ पे तरबूज ले आते हैं, उधर ही खाते हैं, ऐसे ही यारासीम आते हैं। मैं नहीं, हम तो गाँव में नहाते थे। वो बम्बी है ना मेरे अपना खालू की, वो बम्बी है, उन्होंने नवा पीटर लगवाया हुआ, आगे ऐसे करके हौदी है, इतना इतना उनका पैप है। हम उसमें बैठ के ऐसे सर में जब वो पड़ता था ठंडा पानी, लगता था ओहो, हम तो बता नहीं सकते कितनी ठंड पड़ जाती। गर्मी 3-3, 4-4 हफ्ते फिर लगती नहीं थी जब हम उससे नहा के आते थे। नहर पे नहीं कोई इतना मैं जाता था।
तो गर्मियों में छत पे सोते थे या सहन में? आजकल छतों पे क्यों नहीं सो रहे? ओ मैं बचपन में छत पे भी सो जाता था, मगर आजकल छत पे सोना अच्छी बात नहीं है डॉक्टर साहब। उसकी वजह यह है कि छत पे ना इंटरनेट है, ना ट्विटर है, ना अपना वहाँ पे कोई अपना यूट्यूब आती है। सवाल ये है कि जो टेलीविज़न है वो तो नीचे है, छत पे तो कोई नहीं है। अब छत पे कौन सोता है? कोई नहीं सोता। अब चाहे जितना मर्जी मतलब ठंड भी हो ना, छत पे नहीं जाते। हर चीज़ तो नीचे है। और फिर छत पे आपको पता है बचपन में वो सोते हैं अनजान, जिन्होंने मेरा मतलब सुबह सुबह उठना होता है। हमारे जैसा आदमी तो मेरा मतलब ऊपर सोए तो जल्दी उठना पड़ता है, कौन उठे इतना जल्दी। नाजरीन, डार्लिंग की बातें आपने सुनी, बढ़ते हैं कसौटी की जानिब। तो आज की कसौटी जो डार्लिंग ने बूझनी है वो है ये। चल बे डार्लिंग, तैयार हो जा, टाइम शुरू है तेरा। एक मिनट, आई एम रेडी। 1 2 3, हाँ जी शुरू करें। एक ऐसी चीज जिससे दीवार के आर पार देखा जा सकता। ओके हैं डार साहब, कोई जादू की चीज़ पूछी है? तो ये तो तुमने बताना है, बड़ी आसान सी चीज़ है, तुमने बताना है। बहुत कमाल की चीज़ है ये। डॉक्टर साहब इसका नाम मुझे आता नहीं है, मगर मैंने सुना है कि ये जादू की एक कहने का है जो एक्सरे टाइप मंजर दिखाती है। जवाब गलत। एक आसान हल बताऊं तुझे कसौटी बूझने का? जी जी बताएं, थैंक यू। डार्लिंग, अपने जहन पर जोर बिल्कुल नहीं डालना। जब तुम जहन पर जोर डालते हो ना तो बिल्कुल भूल जाते हो। सादा सा जवाब देना, तूने रिलैक्स हो, जरा रिलैक्स। हद हो गई है डॉक्टर साहब, मैं रिलैक्स कैसे हो सकता हूँ? यानी दीवार के आर पार कैसे देखा जा सकता है? मैं आप कहते हैं जोर ना दो। चले ये बता दें कि आपने साइंस की एक कसौटी पूछी है या जिन्नाती, या चलो ये बता दें कि ये कहाँ से मिलती है। चलो जाहिर बात है बाजार से मिलती है ये। किस बाज़ार से मिलती है? इंटरनेशनल मार्केट से मिलती है या किसी और बाज़ार से, या इनका कोई अपना असली बाज़ार होता है? हर बाजार से मिलती है। तुम चाहो तो खुद भी खरीद सकते हो। हैं मैं खरीद सकता हूँ? वो डार साहब ये तो आमतौर पे जसूसों के पास होती है। मैंने कहा ना कि जेन पर जोर जरा कम डालो। ये चीज़ आम आदमी अफोर्ड कर सकता है। इसकी क्वालिटी अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, ताकि हर आदमी की रेंज में हो। हर आदमी की रेंज में होती है। और हैं तो डॉक्टर साहब अगर कोई आदमी ना खरीदना चाहे तो फिर? भाई ज़रूरत की चीज़ है, इसके बड़े फ़ायदे हैं, इसके बगैर ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है। अच्छा तो इतनी ज़रूरी चीज़ है? ज़रा ये मुझे बताएं कि दीवार के आर पार देखने वाली चीज़ इतनी ज़रूरी कैसे हो सकती है? यही तो कमाल है। ये चीज़ आम है, ज़रूरी भी है, इसके फ़ायदे भी हैं। ज़रा ये बताएं कि आपके और मेरे दोनों के घर में है ये? मेरे घर में तो है, और तुम्हारे घर में भी लाजमी होगी मेरा ख्याल है, बल्कि एक से भी ज़्यादा होंगी। वो डॉक्टर साहब आप क्या बता रहे हैं कि मेरे घर में दीवार से आर पार देखने वाली चीज़ें मेरे घर में क्यों होंगी? एक से ज़्यादा, बल्कि एक भी क्यों होगी? वो नहीं, मेरे घर में ना कोई एक्सरे मशीन है, ना कोई मेरे घर में ऐसी चीज़ है, और ना मुझे कोई जंतर मंतर आता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिमाग पर जोर मत डालो। अच्छा, एक इशारा मैं तेरी सहूलत के लिए दे देता हूँ कि आम तौर पर ये लकड़ी की भी होती है, लोहे की भी होती है। लोहे की हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है। लोहे और लकड़ी की बनी चीज़ जो है उससे दीवार के आर पार कैसे देख सकते हो? क्या बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? कैसे हो सकता है? हाँ, लोहे की बनी हुई या लकड़ी की बनी हुई चीज़ जो है यानी सीढ़ी, उस पर चढ़ के दीवार के आर पार देखा जा सकता है। बेटा, जिसका मैंने पूछा है ना वो सीढ़ी है और ना उसके ऊपर चढ़ के दीवार के उस पार देखा जाता है। ओ भाई, ये तो वो चीज़ है जो दीवार के दरमियान से दूसरी तरफ का मंजर दिखाती है। अच्छा, तो ये चीज़ मंजर दिखाती है, या दूसरी तरफ भी जा सकते हैं? बिल्कुल, जा भी सकते हैं। यानी इसके ज़रिए हम दीवार के उस पार भी जा सकते हैं। और डॉक्टर साहब क्यों दिमाग की लस्सी बना रहे हो आप? क्यों अपने दिमाग की लस्सी बना रहे हो? चले एक इशारा और देता हूँ, अपने कमरे में ज़रा ध्यान कर, वहाँ भी होगी। और डॉक्टर साहब मेरे कमरे में तो एक दरवाज़ा है और 2 कुर्सियाँ हैं। एक की तो टांग टूटी हुई है, नीचे ईंट रखी हुई है, मैंने महसूस नहीं होता कि इसकी टांग टूटी हुई है। और एक छत वाला पंखा है, और फिर अपना एक खिड़की है, और साथ रेडियो है।
रेडियो के साथ टेलीविज़न है वो ख़राब है, वो लड़के ने गिरा दिया था, उसकी स्क्रीन टूटी हुई है। वहाँ पे किसी वक्त आके परिंदे बैठ जाते हैं, चिड़ियाँ बैठ जाती हैं, कबूतर बैठ जाते हैं, मगर उसका स्विच नहीं लगा हुआ कि उनको करंट ना पड़े। बाकी यही चीज़ें हैं। मेरे 2 मेज़ पड़े हुए हैं, वो भी एक टूटा हुआ है, एक ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि तेरे घर में मौजूद है जो मैं पूछ रहा हूँ। वो कैसे? अच्छा अच्छा, यानी जिन चीज़ों का मैंने नाम लिया है इसका मतलब है कसौटी उनमें से कोई चीज़ है, हैं? बिल्कुल देर ना लगाओ, सामने की चीज़ है। बाबे लो, क्या याद करेंगे आप? चलो मैं हार गया। ओए होए, इतनी आसान चीज़ नहीं पूछ सके। पागल खाने, मैंने खिड़की का पूछा था, खिड़की। ओ नो! अफसोस है कि तुम हार गए। तो लीजिए ख़वातीनो हज़रात, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। पेशे खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ दूसरे नंबर पे आने वाला ये गीत। किथे गए हो मेले ठेले खुशियां ते रौनकां, किथे हो धमालां वाली थां गई। हो किथे गए हो मेले ठेले खुशियां ते रौनकां, किथे हो धमालां वाली थां गई। लोकी जिथे आंदे सन नचदे ते गांदे सन, किथे हो मुहब्बतां दी छां गई। सब माजी होयो रे, दिल चीर गयो रे। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਆ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਗ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਡੰਗਦਾ ਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਆ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਗ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਡੰਗਦਾ ਏ। ਫੈਲ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੇ ਵੱਧ ਗਈ ਆਬਾਦੀ, ਫੈਲ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੇ ਵੱਧ ਗਈ ਆਬਾਦੀ। ਔਰੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਗਈ, ਅਬ ਮਾਜ਼ੀ ਹੋਇਓ ਰੇ। तो लीजिए नाजरीन, अब पेशे खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ इस हफ्ते का पैरोडी सॉन्ग। पतंगबाज सजना से, पतंगबाज बलमा से, कहता हूँ मैं ये दोनों हाथ जोड़, गाया कर दो पतंग और डोर। के सब हुआ बो काटा, के सब हुआ बो काटा, के सब हुआ बो काटा, के सब हुआ बो काटा। अपना कोई भी डाले तलावा, ना ये सोचे पतंग में उड़ावा। अपना कोई भी डाले तलावा, ना ये सोचे पतंग में उड़ावा। जान लेवा पतंग बाजी छोड़, जेल होगी करोगे फिट तो, के हो जाओगे बो काटा, के हो जाओगे बो काटा, के हो जाओगे बो काटा, के हो जाओगे बो काटा। दिल ये चाहे कि सबको बताऊं, जान सबकी बता कर बचाऊं। दिल ये चाहे कि सबको बताऊं,
जान सबकी बता कर बचाओ से काटे न अब कोई डोर आओ मिलके लगाए हम जोर के सब करें वो काटा के सब करें वो काटा पतंगबाजी वो काटा पतंगबाजी वो काटा पतंगबाज सजना से पतंगबाज बलमा से कहता हूँ मैं ये दोनों हाथ जोड़ गाया कर दो पतंग और डोर के सब हुआ वो काटा के सब हुआ वो काटा के सब हुआ वो काटा के सब हुआ वो काटा